हे गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वेद और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीजी कॉम्पिटिटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, लगातार आप देख पा रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस जो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। तो फिर से हम लाए हैं आज 14 अक्टूबर की बातें। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित बातें से। और आज छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एक दो है बस, वही हम देखेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ से संबंधित ज़्यादा खास नहीं है आज की क्लास में। चलिए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन समिति का गठन हुआ है। ठीक है, याद रखिए, पहले पूरा लिख लेते हैं। छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन समिति का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन समिति का गठन किया गया है। और आपको याद रखना है, इस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, उस अध्यक्ष का नाम क्या है भाई? श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव। श्री दिनेश कुमार इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी। याद रखेंगे। चलिए, दूसरी बात याद रखेंगे, एक किताब के बारे में याद रखेंगे। और उस किताब का नाम क्या है? सुराजी गांव। सुराजी गांव, उस किताब का नाम क्या है भाई? सुराजी गांव। चलिए, सुराजी गांव क्या है? एक किताब है, ठीक है। और ये एक प्रकार का छत्तीसगढ़ नाटक का किताब है। किसका? छत्तीसगढ़ी नाटक। छत्तीसगढ़ नाटक का किताब है, एक बुक है। और इस सुराजी ग्राम के जो लेखक हैं, याद रखिए, दुर्गा प्रसाद पारकर जी है। दुर्गा प्रसाद पारकर जी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे? याद रखेंगी। आज के लिए दो ही बातें रहेंगी छत्तीसगढ़ से संबंधित, ये ज़्यादा कुछ जो कंटेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन समिति का गठन हुआ है, जिनके अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। एक किताब के बारे में याद रखना है आपको, और उस किताब का नाम है सुराजी ग्राम। यह एक छत्तीसगढ़ी नाटक का किताब है, जिसका लेखक दुर्गा प्रसाद पारकर जी है। बस दो ही बातें इससे संबंधित आप याद रखेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट ले चलते हैं आपको। जैसा कि मैंने कहा, छत्तीसगढ़ से ही आपको दो ही बातें याद रखना है आज की क्लास में। नेक्स्ट हम ले चलते हैं आपको, राष्ट्रीय स्तर की बातें करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर में है कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं आज की क्लास में, वो हम देख लेते हैं। चलिए, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले बातें मैं करूंगा किसकी? बी के मोहित जी का।
नाम याद रखेंगे बी के मोहिते, बी के मोहिते जी, ठीक है, इनका नाम याद रखें। और बी के मोहिते जी का नाम क्यों याद रखना है आपको, तो मैं आपको बता देता हूं, इनको निदेशक बनाया गया है, ठीक है, डायरेक्टर बनाया गया, निदेशक बनाया गया है, वित्त निदेशक इनको नियुक्त किया गया है, इनकी नियुक्ति हुई है। किसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो इरेडा, 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 इरेडा का वित्त निदेशक, वित्त निदेशक नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया, किया गया। चलिए, इरेडा का वित्त निदेशक नियुक्त किया गया, आपको याद रख लेनी है, ठीक है। चलिए, और इनका जो कार्यकाल रहेगा कितने, 5 वर्ष तक रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा कार्यकाल, कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक। याद रखिए ये इरेडा, इसकी हम यदि हम बात करें, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इरेडा, इसको इरेडा के नाम से हम जानते हैं, हिंदी में इसको यही पुकारेंगे, जाहिर सी बात है। इसका फुल फॉर्म यदि देखें तो फुल फॉर्म क्या है, आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेन्यूएबल, रेन्यूएबल, ई फॉर एनर्जी, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर एजेंसी, ठीक है, लिमिटेड, लिमिटेड। तो पूरा नाम क्या हो गया भाई इसका, अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, या जिसे हम कहते हैं इरेडा। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई साहब भारतीय, भारतीय नवीनी, ठीक है, करणी ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, लिमिटेड, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, याद रखेंगे, ठीक है। और ये ऐसे कामों के लिए, इसका कार्य क्या है, ऐसे नवीनी और ऊर्जा विकास के लिए क्या करता है, ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे कार्यों के लिए, ठीक है, ऐसे कार्यों के लिए क्या प्रदान करता है, जो वित्त प्रदान करता है, वित्त प्रदान करने का काम करता है, प्रदान करता है, ठीक है। किस प्रकार के कार्यों के लिए, ऐसे नवीनीकरण ऊर्जा वगैरह के लिए वित्त प्रदान करने का कार्य करता है, कौन, इरेडा, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा इनका जो कार्यकाल, कार्यकाल यहाँ पर लिख देता हूँ, कार्यकाल कितने हैं, 5 वर्ष के लिए रहेगा, ठीक है, कितने हैं, 5 वर्ष के लिए रहेगा। तो कहने का मतलब अभी अक्टूबर में जो है 2024, तो 2024 से अब गिन लीजिए 5 वर्ष। देखिए इरेडा की बात यदि करें तो इरेडा, इसका जो स्थापना भी हुआ है, स्थापना हुआ है आपका 11 मार्च सन 1987 को इनका स्थापना हुआ है, और कंपनी एक्ट के तहत, ठीक है, कंपनीज एक्ट सन 1956, कंपनी एक्ट सन 1956 के आधार पर कब 11 मार्च 1987 को इरेडा का स्थापना हुआ है। और इरेडा क्या करती है, इरेडा क्या करती है, ये ऐसे कार्यों के लिए वित्त प्रदान करने का कार्य करती है। और यहाँ पर वित्त जो है बोल सकते हैं फाइनेंशियल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको, बी के मोहिते जी को।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को इरीडा का अध्यक्ष बनाया गया, कहने का मतलब इरीडा के वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए, तो पहली बातें आपको समझ में आ गई ये सारी बातें, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब दूसरे नंबर की। नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखें, एक नाम याद रखें, जैसे बीके मोहिते के बारे में आपने याद रखा। दूसरी बात याद है नीरज चोपड़ा कौन है भाई, ये किस खेल से संबंधित है? अगर खेल की बात करते हैं तो भाला, ठीक है, क्या है, भाला फेंक से संबंधित है। और आप जानते हैं अभी एशियन गेम्स हुआ है और एशियन गेम्स की बातें हम कर चुके हैं। एशियन गेम्स हुआ है और भाला फेंक में इनको क्या मिला है, गोल्ड मेडल की प्राप्त हुई है। साथ ही साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुए हैं, ओलंपिक हुए, तो यहाँ पर इन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं, जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। अब देखिए ये जो नीरज चोपड़ा की क्यों बातें मैं कर रहा हूँ, तो याद रखिए नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसका? लॉरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। याद रखेंगे लॉरियंस का एम्बेसडर बनाया गया। अब बोलेंगे भाई साहब ये लॉरियस क्या है, ठीक है, ये लॉरियस क्या है? तो याद रखिए ये एक प्रकार का वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है, एक वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है, ठीक है, जो दुनिया भर के, ये वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है जो दुनिया भर के लगभग 300 से अधिक कार्यक्रमों को समर्थन करता है। ये क्या करता है? ये दुनिया भर के 300 से अधिक कार्यक्रमों को समर्थन करता है, नज़र रखता है, ठीक है, इनका कार्य करता है वगैरह वगैरह, ठीक है, लगभग 300 से अधिक। जैसे कि हम बात करें, जैसे किस प्रकार के कार्यक्रम या जिस प्रकार से प्रोग्राम, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम जैसे स्पोर्ट्स, ठीक है, क्या है, स्पोर्ट्स फॉर गुड प्रोग्राम, वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी, जैसे एम्बेसडर प्रोग्राम, ठीक है, एम्बेसडर प्रोग्राम, ऐसे कई कार्यक्रमों को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, दुनिया के 300 से अधिक कार्यक्रमों को। और ये वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है लॉरियस, और इसी लॉरियस का जो है एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा इनके साथ 2022 से जुड़े हैं, ठीक है, ये 2022 से जुड़े हैं, किससे? लॉरियस से ये 2022 से जुड़े हैं, याद रखिए। और बाद में इनको ही एम्बेसडर के रूप में नियुक्त, कहने का मतलब इनका एम्बेसडर बनाया गया। क्लियर है? दो बातें क्लियर हैं। यहाँ से चलते हैं, तीसरी बातें करते हैं, तीसरा मुद्दे पर आते हैं आपके, और तीसरा मुद्दा संबंधित है आपका किससे? नाम याद, जब नाम याद ही रख रहे हैं
नीरज चोपड़ा का नाम बीके मोहिते का, एक तो और आप एक और नाम याद रखिए, ठीक है, एक और नाम याद रखिए विजय साहब का, विजय कुरियन, विजय कुरियन। तो आज लगता है नाम ही याद रखना पड़ेगा आपको व्यक्तियों। विजय कुरियन भाई साहब का नाम याद रखेंगे। इनका नाम क्यों याद रखना है आपको? क्योंकि इनको बनाया गया है अंशकालीन अध्यक्ष, ठीक है, अंशकालीन अध्यक्ष बनाए किसका? साउथ इंडियन बैंक। याद रखेगा क्या है? साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक। और साउथ इंडियन बैंक की कौन सा ब्रांच? त्रिशूर ब्रांच, त्रिशूर ब्रांच। इस त्रिशूर के, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक ने विजय साहब को, क्या है, विजय को गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया। क्या किया? अध्यक्ष नियुक्त किया, याद रखिए, नियुक्त किया, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक के त्रिशूर ने विजय भाई साहब को, विजय को गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। याद रखेंगे विजय के बारे में, विजय कुरियन, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल रहेगा कब से कब तक भाई? 2 तारीख से स्टार्ट होगा। 2 तारीख कहने का मतलब है अब तो 2 तारीख निकल गया, ठीक है, तो वो स्टार्ट होगा 2 नवंबर से। 2 नवंबर सन 2023, सन 2023 से आपका 22 मार्च सन 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो ये याद रखेंगे, कब से कब तक इनका कार्यकाल रहेगा, याद रख लेंगे। स्थान लेंगे, किनका स्थान लेंगे भाई? कहने का मतलब विजय कुरियन साहब किनका स्थान लेंगे? कोई ना कोई तो या फिर रिटायर हो रहा होगा कोई, या फिर इनको जो कोई इस्तीफा दिया होगा या निकाल दिया होगा उस कंपनी से या उस बैंक से, तब वो इसका स्थान, तो किस व्यक्ति का स्थान लेंगे? याद रखेंगे सलीम गंगाधरन, नाम याद रखेंगे, क्या है ये? विजय कुरियन सलीम गंगाधर का स्थान लेंगे। गंगाधर का धरन है एक्चुअली, गंगाधरन का स्थान लेंगे, ठीक है, लिख दिया हूँ। और इनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? ठीक है, इनका कार्यकाल समाप्त की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है कब? 1 नवंबर सन 2023 को इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। तो इनके बाद जस्ट दूसरे दिन 2 नवंबर से इनकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। किनके रूप में? इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक के त्रिशूर जो है ब्रांच। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो साउथ इंडियन बैंक है, इसका जो मुख्यालय है ये यहीं है भाई साहब। ये साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय जो है वो कब है? वो है आपका जो है त्रिशूर में, त्रिशूर ही है जो कि केरल में है। और इनकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना की बात करें, ठीक है, तो जनवरी 1925 को इस जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी भाई? किसकी स्थापना की गई थी? साउथ इंडियन बैंक का, ठीक है। और इनका मुख्यालय कहाँ है? केरल में। इनका मुख्यालय कहाँ है? केरल में। तो ये याद रखें, जनवरी 1925, आई थिंक 22 जनवरी के समथिंग आसपास है, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है प्रॉपर, आई थिंक 20 से 22 जनवरी के आसपास है। वही जनवरी के समय 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय त्रिशूर केरल है, साउथ इंडियन बैंक का, याद रखेंगे। चलिए, तो इतने सारी आप बातें याद रख सकते हैं इनके बारे में। देखिए, आप कुछ चीज़ याद रखें ना रखें, लेकिन नाम याद रखिए।
ठीक है, कि विजय कुरियन साहब को बनाया गया साउथ इंडियन बैंक त्रिशूर ब्रांच का जो है अंशकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया। बस इतना याद रखिए, और कार्यकाल भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हर दिन बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कितना याद रखना है, कौन सा छोड़ना है, और कभी कभी ऐसा होता है जो छोड़े रहते हैं या जिस मुद्दे को हम देखे नहीं थे, पढ़े नहीं रहते, वही आ जाता है। तो मेन हॉट टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट कुछ और देखेंगे। चौथे नंबर पर हम बात कर लेते हैं RIT की, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ये राइट टू इंफॉर्मेशन कानून जो लाया था, याद रखेंगे, ये जो कानून है, ये कानून राइट टू इंफॉर्मेशन कानून लाया था, ठीक है। ये कानून आया था आपका 12 अक्टूबर सन 2005 को। राइट टू इंफॉर्मेशन कहने का मतलब है सूचना का अधिकार, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? सूचना का अधिकार। आपको अधिकार होगा कि कोई भी सूचना कहीं से आप मांग सकते हैं। जैसे लगातार अभी जारी है CGPSC की बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, आप सोशल मीडिया में लगातार देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ आप जो है कोई भी चीज़ या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस से कहीं क्या कुछ हुआ है, उनकी सूचना या जानकारी क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी आप सूचना प्राप्त करने के लिए आपका राइट है, आपका अधिकार है। इसको हम बोलते हैं जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ठीक है। और ये आया था 12 अक्टूबर 1905। इसकी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ भाई? ये आज इसकी बातें क्यों कर रहा हूँ अक्टूबर में? क्योंकि देखिए अक्टूबर में इन्होंने, ठीक है, आज कहने का मतलब 12 अक्टूबर सन 2023 को RTI ने अपना ठीक है 18वां वर्षगांठ मनाया। 18वां क्या है? वर्षगांठ मनाया, ठीक है। तो याद रखेंगे 12 अक्टूबर सन 2023 को RTI ने अपना 18वां वर्षगांठ मनाया, और ये आया था 2005 से। तो 5 3 8 23, 5 3 8 और वो 10 मान लीजिए 18, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए भाई, क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए इसको पहले, 2 मिनट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया, इसको ध्यान रखिए, याद रखिए। नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। 4 बातें हो गई, 4 करंट अफेयर्स राष्ट्रीय स्तर से। 5वीं हम बात कर लेते हैं। 5वां करंट अफेयर क्या है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार
तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार सन 2023, तो इसकी हम यदि बात करें तो ये किनको मिला है? कोई व्यक्ति है, कोई गांव? अरे भाई व्यक्ति तो होगी नहीं क्योंकि गांव लिखा मैंने, तो गांव है, कौन सा गांव है, कहाँ का गांव है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो देखिए प्राप्त किसको मिला है? ये पुरस्कार प्राप्त किसको मिला है? नवापिंड सरदारा गांव, और ये कहाँ के हैं? ये है पंजाब के, ठीक है, पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को मिला है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार। और प्रदान किसने किया? ये प्रदान किसने किया? तो याद है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इनको क्या किया गया भाई? ये इस गांव को पुरस्कृत किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार, एक गांव को पर्यटन के रूप में जो है एक तरह से सजाया गया था, एक तरह से इनको डेवलपमेंट किया गया था, और इनका जो है श्रेय जाता है, इनका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? 5 बहनों को जाता है, 5 बहनों को, ठीक है। इनका श्रेय किसको जाता है? 5 बहनें, जिसको संगा बहनों के नाम से जाना जाता है, संगा बहन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 5 बहनों ने ये मिलकर ये मुहिम उठाई थी, और इस गांव को, ठीक है, गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के जो पुरस्कार के रूप में नॉमिनेट करने में या इनको दिलाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो 5 बहनों का है, संघा बहन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आवेदन की अगर बात करें कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए, इसके लिए आवेदन किए थे, इसके लिए जो है आवेदन की अगर बात करें, आवेदन तो लगभग 750 750 आवेदन आए थे। उनमें से, ठीक है, उनमें से छटनी हुई और आवेदन को स्वीकार किया गया, मतलब 750 पूरा हुआ और उनमें से चयन किया गया और चयन किया गया 35 का, कि 35 में से किसी एक को हम चुनेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार एक गांव को हम देंगे, इन 35 गांव में, और 35 गांव में से एक गांव को ही चुना गया, और वो क्या है? सरदावा गांव को जो है चुना गया, कहाँ के? पंजाब के ही इसको चुना गया, एक गांव को इसका जो है चयनित किया गया, किसके रूप में? इनको मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 2023। तो आपको बस इतना ही याद रखें, नवापिंड सरदारा गांव पंजाब को किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 2023 की। क्लियर है यहाँ पर बातें? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और याद रखेंगे, ये कौन से नंबर को हो गया भाई? 5 के बाद 6ठा नंबर हम देखते हैं। 6ठे नंबर राष्ट्रीय स्तर से 6ठा नंबर जो है उदयपुर के बारे में आप याद रखेंगे। उदयपुर, या जिसको कहता है, कहाँ आता है उदयपुर? राजस्थान के उदयपुर के बारे में आप याद रखेंगे। इनके बारे में आपको क्या याद रखना है भाई? ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है कि इनको क्या प्राप्त हुआ है, इनको क्या मिला है, या इनको क्या बनाया जा रहा है। तो भारत का पहला वेटलैंड शहर अब कौन होगा भाई? ठीक है, भारत के पहला वेटलैंड शहर अब कौन होगा? वो होगा उदयपुर को, ठीक है, शामिल किया गया है।
उदयपुर को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। याद रखिए उदयपुर के बारे में या राजस्थान के उदयपुर के बारे में इसको कहा जाता है झीलों का, इसको क्या कहा जाता है भाई, झीलों का शहर। झीलों का शहर के नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि ये जो शहर है वो पांच झीलों से घिरा हुआ है, ठीक है, 5 झीलों से घिरा हुआ है, ठीक है। एक झील आप देखेंगे पिछोला झील, दूसरा झील आपको नजर आएंगी, ठीक है, फतेह सागर झील, एक झील आपको नजर आएगी यहाँ पर रंग सागर झील, एक झील आपको फिर नजर आएगी चौथे नंबर पर, और वो है रूप सागर झील, ठीक है, सॉरी स्वरूप सागर झील। एक झील आपको 5वें नंबर में अंतिम दूध बलाई झील। तो ऐसे 5 झीलों से बसा हुआ क्या है, शहर है, ठीक है, कौन सा, आपका उदयपुर। और इसीलिए कुछ मापदंड रहते हैं। वेटलैंड शहर कहने का मतलब है कि ऐसा सिटी, ऐसा शहर जहाँ पर जैव विविधता पाई जाएगी, जहाँ पर जीवों के रहने सहन की सुविधा पाई जाएगी, जहाँ पर प्रजाति विलुप्त हो रही है, जो प्रजाति खतरे में है, ठीक है, उनके बारे में ध्यान रखना है। मैं बायोडाइवर्सिटी की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, क्या है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और कौन जो है खतरे के समीप यदि होते हैं या जो है विलुप्त कैटेगरी में जो होते हैं, उसको कौन डिसाइड करता है, कितने वर्ष में अगर कोई जीव वहाँ पर नहीं मिला तो विलुप्त मान ली जाएगी, वगैरह वगैरह मैंने बताया था बायोडाइवर्सिटी की क्लास में। तो यही सब है जो वेटलैंड शहर, वेटलैंड सिटी, ठीक है, वहाँ प्राकृतिक सुंदरता, पारिस्थितिक महत्व, जैव विविधता, जो है लुप्त प्राय प्रजाति का समर्थन, प्रजाति की बहुलता आदि मापदंडों को देखकर उस शहर को वेटलैंड सिटी या वेटलैंड शहर के नाम के रूप में वो चुना जाता है। चूँकि जैसे कि मैंने बताया उदयपुर झीलों का शहर कहा जाता है, 5 झीलों के बीच ये बसा हुआ है, और वहाँ बहुत सारी जो है पशु पक्षी जो है और जानवर की बहुत सारी प्रजाति, विलुप्त होने के वाले जो प्रजाति हैं, ऐसे बहुत सारी जो है पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, विविधता में एकता देखने को मिलती है। तो इसी कारण इस शहर को, इस स्थान को वेटलैंड शहर के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। इसके बारे में यदि एक चीज़ और बता दूं कि उदयपुर, ठीक है, ये तो हो गया, चलिए ये तो हो गया। इसके बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं कि वर्तमान में आप नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि वर्तमान में दुनिया भर के 17 देशों में 42 वेटलैंड सिटी स्थित है। 42 क्या है आपका वेटलैंड सिटी स्थित है, ठीक है, एवं, ठीक है, एवं आप याद रखिए चीन इन 42 वेटलैंड सिटी में चीन ने क्या कहा है कि 13 शहर जो है, ठीक है, या चीन 13 शहरों के साथ अधिक संख्या का दावा कर रहा है, संख्या का दावा किया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, याद रख सकते हैं। चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि वेटलैंड सिटी किस प्रकार की कुछ मापदंड होते हैं, तो उसी मापदंड को फुलफिल करना पड़ेगा। वर्तमान में दुनिया भर के 17 देश, ठीक है, दुनिया भर के 17 देशों में
टोटल मिलाकर 42 वेटलैंड सिटी हैं। और उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर भारत का इकलौता, और बोल सकते हैं अभी पहला तो इकलौता है, ठीक है, पहला वेटलैंड शहर इसको किया जो है बनाया गया, ठीक है। और देखिए 42 वेटलैंड सिटी में जो चीन है, चीन का कहना है कि 13 हमारे पास है और अधिक संख्या में है। 13 तो होते हैं, ठीक है, 42 में 13 है तो खुद उनके पास 13 है, ऐसा उनका दावा है कि 13 शहर हमारे पास है, अधिक संख्या है हमारे पास। और वो दावा कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति जो मापदंड दिए हैं, ठीक है, उस स्थिति के हिसाब से 13 हमारे पास है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, तो याद रखेंगे ये बातें। देखिए ये सारे से मतलब नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ याद रखना है, कितने देश में वेटलैंड, कितने देशों के साथ, और 42 वेटलैंड सिटी, 13 चीन का, ये सब याद नहीं करना है, या झीलों का शहर में कितने कौन कौन से झील का नाम आता है। बस आपको याद रखना है उदयपुर के राजस्थान को जो भारत का पहला वेटलैंड सिटी है, तो उसको भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनाया गया, बस इतना याद रखना है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये सारी बातें इन्फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन पूछेगा करंट अफेयर तो करंट का ही रहेगा, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से आपको कौन सा स्थान वेटलैंड शहर के रूप में चिन्हित किया गया है, या ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से स्थान को वेटलैंड सिटी के रूप में चिन्हित किया गया, तो उदयपुर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, इधर उधर से नहीं पूछेंगे। चलिए, लेकिन उसके जो संदर्भ में इंफॉर्मेशन थे वो भी मैंने बता दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं और अब बातें करेंगे नेक्स्ट जो होगा, अब वो होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की बातें हो चुकी हैं, अब करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे पहला आप देख पाएंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये पक्षी दिवस है ना भाई, प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023। तो कब मनाया गया भाई इस बार जो है, देखिए ये आपको याद रखना है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये है क्या चीज, ठीक है। जो पक्षी हैं वो बाहर के विदेश से, ठीक है, वो प्रवासी किसको बोलते हैं, जैसे प्रवासी भारती मनाते हैं ना, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है भाई, आप कमेंट करके बताएंगे मनाने का, ठीक है, स्टार्ट कब से हुआ, कब से मनाया जा रहा है और किन तारीख को मनाया जाता है, कोई रीज़न है, ठीक है, क्या रीज़न है, महात्मा गांधी से जुड़ा है क्या, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। विश्व प्रवासी दिवस जो है कब मनाया जाता है वो आप बताएंगे। अभी फिलहाल हम चल रहे हैं विश्व प्रवासी भारतीय दिवस हम बोल रहे थे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात करें तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस याद रखें, ये जो है 2 बार मनाया जाता है, ठीक है। एक वैश्विक कार्यक्रम है जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ये क्या है, एक वैश्विक कार्यक्रम है जो 2 बार वर्ष में क्या करते हैं, 2 बार मनाते हैं, ठीक है, वर्ष में 2 बार मनाते हैं। तो भाई मनाते कब है, कब अगर हम बात करें, तिथि की बात करें, तिथि तो अभी की जो तिथि है, अभी जो मना रहे हैं वो तिथि है, एक तो 14 अक्टूबर, पहले लिख लेते हैं कौन सा, 13 मई 13 मई सन 2023 को मनाए थे, और अभी 14 अक्टूबर सन 2023 को हम मना रहे हैं, ठीक है। 14 अक्टूबर की ही बातें चल रही ना, तो 14 अक्टूबर तो 2 बार मनाए थे, एक बार का हो गया, ठीक है, पहले मना लिए, और अभी जो 14 अक्टूबर 2023 की बात कर रहे हैं। चलिए याद रखेंगे इस समय का जो 14 अक्टूबर 2023 की जब मना रहे हैं, उस समय का थीम क्या है भाई,
इस समय का थीम क्या है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम क्या है? तो याद रखेंगे वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ये क्या है? थीम है। ठीक है, किसका थीम है भाई? 14 अक्टूबर 2023 को मनाया गया जो प्रवासी पक्षी दिवस का थीम है। और प्रवासी पक्षी दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, जो बाहर के पक्षी ठंड के मौसम से, बरसात के मौसम के कारण, ठीक है, वो इस स्थान पर रहने आ जाते हैं। एक डेटा के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि एक वर्ष में लगभग 4000 के आसपास पक्षी प्रवासी पक्षी जो है यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए वो डेटा में हमें अभी नहीं जाना है। चलिए अब देखिए ये मनाने का जो है उद्देश्य क्या है भाई? इस मनाने का उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे उद्देश्य है, जाहिर सी बात है कि प्रवासी पक्षी और उनके संरक्षण के प्रयासों के महत्व को प्रकाश डालना। कहने का मतलब प्रवासी पक्षियों का संरक्षण करना। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बातें हैं, प्रवासी पक्षियों का क्या है? संरक्षण करना। चलिए एक बातें हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित। अब दूसरी बात है, दूसरा करंट अफेयर यदि हम बात करें, विश्व चैंपियनशिप विश्व शतरंज चैंपियनशिप अंडर 20 है भाई, अंडर 90 क्या याद आ रहा है? अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप अंडर 20। अब इनके बारे में याद रखिए, आयोजित कहाँ हुआ भाई? ये आयोजित हुआ इटली में। आयोजित कहाँ हुआ? ये आयोजित हुआ आपके किसके? इटली में। अब विजेता कौन है भाई? विजेता कौन है? तो याद रखिए रौनक साधवानी। अब नाम से आप समझ गए होंगे कि ये भाई साहब ये क्या है? भारतीय हैं। ठीक है, क्या है ये? भारतीय हैं, भारत के हैं, और ये भारत के महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले हैं। भारत के कहाँ भाई? महाराष्ट्र बिलोंग करने वाले हैं रौनक साधवानी, जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप अंडर 20 का खिताब जीता है। आप याद रखेंगे, जैसी बात याद रख सकते हैं। तीसरी बातें और बोल सकते हैं आज का अंतिम बात, कहने केवल आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम करंट अफेयर, भारत फ्रांस समझौता। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री पीएम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जी, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ। ठीक है, और समझौते किससे संबंधित है? समझौता संबंधित किससे है? किससे संबंधित है? वो डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। किसके लिए?
जो है समझौता हुआ कि भाई डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या हुआ, समझौता हुआ। किनके बीच, भारत और फ्रांस के बीच। तो आपसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए सहयोग के बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। तो किस देश के साथ किया, तो फ्रांस के साथ। यह पूछा जाता है भारत और फ्रांस के बीच किस प्रकार के समझौता हुए, तो किसके लिए समझौता है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है क्या हुआ, समझौता हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इन दोनों के बीच समझौता हुआ। चलिए इसको बोलते हैं भारत फ्रांस समझौता। ये सारी बातें क्लियर हैं। चलिए क्लियर है तो अच्छी बातें हैं और क्लियर होनी चाहिए भाई। अगर क्लियर हो गई है, क्लियर का मतलब दिमाग से पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ठीक है। जो चीज़ मैं बताया हूँ वो साफ साफ आपको समझ आया, इस प्रकार का क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए, और जैसा कि मैंने कहा ये लास्ट था हमारा ये करंट अफेयर, और आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। और रखने के पहले, जाने से पहले हम हमेशा बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा क्विक रिवीजन की, 5 मिनट का क्विक रिवीजन जो आज जो पढ़े हैं उसके बारे में। चलिए, छत्तीसगढ़ से ज़्यादा चीज़ें आई नहीं हैं, कंटेंट आया नहीं। तो सबसे पहला छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन समिति का गठन किया गया और उनके अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया। एक किताब के बारे में आपको रखना है याद, और उसका नाम है सुराजी ग्राम, छत्तीसगढ़ नाटक से संबंधित ये किताब है, जिसके लेखक दुर्गा प्रसाद पारकर जी है। ये बातें आप याद रखेंगे। फिर राष्ट्रीय स्तर से बहुत सारी बातें आज हमने की। बी के मोहिते साहब के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। इनको इरीडा का वित्त निदेशक नियुक्त किया गया है। इरीडा जिसको हम बोलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारतीय नवीनीकृत ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसका, ठीक है, जिसका स्थापना कंपनी एक्ट 1956 के अधीन 11 मार्च 1987 को हुआ था। इरीडा के कार्य की बात करें तो ये नवीनीकरण और ऊर्जा विकास ऐसे कार्यों के लिए वित्त प्रदान करता है, और इसी इरीडा का क्या बनाया गया है, वित्त निदेशक बनाया गया है। किसको, बी के मोहिते, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। तो बी के मोहिते के बारे में याद रखेंगे भाई। फिर दूसरे हमने देखे नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा भाई। नीरज चोपड़ा जो किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। उन्होंने एशियन गेम्स में भी अपने झंडे गाड़े हैं, ठीक है। एशियन गेम्स जो 23 सितंबर से जो आई थिंक 8 अक्टूबर को ये हुआ था, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर, तो उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो नीरज चोपड़ा के बारे में क्या याद रखना आपको, लॉरियंस का एम्बेसडर बनाया गया। लॉरियंस क्या है, लॉरियंस एक वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है, और ये दुनिया भर के 300 से अधिक कार्यक्रमों का ये समर्थन करते हैं। चैरिटी किस प्रकार से काम करती है आप जानते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स फॉर गुड प्रोग्राम, वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी, एम्बेसडर प्रोग्राम, इस प्रकार की जो खेल का समर्थन करते हैं, चैरिटी करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉरियस से नीरज चोपड़ा 2022 से जुड़े हुए थे, ठीक है, 2022 से जुड़े हुए थे। चलिए, विजय कुरियन साहब के बारे में मैंने क्या कहा, विजय कुरियन साहब के बारे में याद रखें। साउथ इंडियन बैंक के इसको कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक के बारे में मैंने क्या कहा कि इनका स्थापना आई थिंक जनवरी है, लेकिन 22 से 25, ठीक है, 22 जनवरी के आसपास, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जनवरी 1925 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय त्रिशूर केरल में है।
ठीक है। कार्यकाल विजय कुरियन साहब का 2 नवंबर 2023 से 22 मार्च 2026 तक। किनका स्थान लेंगे भाई, तो सलीम गंगाधरन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर को ख़त्म हो रहा है, 1 नवंबर 2023 को ख़त्म हो रहा है। तो ये बातें याद रखेंगे। फिर मैंने आरटीआई के बारे में कहा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको सूचना का अधिकार है। ठीक है, कि आप कहीं से भी किसी भी प्रकार की सूचना आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सूचना का अधिकार है। ठीक है, और ये सूचना का अधिकार लाया कब गया है, एक कानून जो है 12 अक्टूबर सन 2005 को लाया गया है। और आज की तारीख की अगर बात करें, ठीक है, तो जो है ये 12 है, नहीं 2 दिख रहा है, 12 अक्टूबर 2023 को आरटीआई ने अपना 18वां वर्षगांठ मनाया। तो ये याद रखिए, कितना वर्षगांठ मनाया, 18वां वर्षगांठ मनाया। आज 14 की बातें कर रहे हैं, 12 को मना चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है नवापिंड सरदारा गांव पंजाब को। ठीक है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इनको इस प्रकार से इस गांव को नवाजा है। आवेदन की संख्या 750 थी। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए आवेदन कितने किए थे, 750। उनमें से 35 को जो है क्या किया था, छटनी किए थे 35 लोग, और छटनी के बाद एक को चयन किया था, और वो कौन है, वो सरदारा गांव, कहाँ, पंजाब के। 5 बहनों ने ये बीड़ा उठाया था। 5 बहनों को श्रेय जाता है, जिसको संगा बहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस गांव को इस प्रकार से पुरस्कार दिलाने में। तो ये याद रखेंगे। चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट, उदयपुर के बारे में मैंने क्या कहा था, राजस्थान का उदयपुर जो झीलों का शहर कहलाता है। ठीक है, 5 झीलों के से घिरा हुआ है शहर। पिछोला झील, फतेह सागर झील, रंग क्या है भाई, क्या लिखा हूँ मैं, ध्यान है, रंग सागर झील, स्वरूप सागर झील, दूध बलाई झील। तो ये सारे झील हैं, और इसको उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है क्या किया, बनाया गया है। वर्तमान में मैंने कहा, ये भी याद रख सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान में दुनिया भर के 17 देशों में 42 वेटलैंड सिटी है स्थित है, जिनका दावा है कि 13 हमारे पास है, और ज़्यादा है, अत्यधिक है। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने बातें की विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में। ये ऐसी वैश्विक कार्यक्रम है जो वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, और एक बार 13 मई 2023 को मना चुके हैं, और 14 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। ये थीम है, इस समय का थीम है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। उद्देश्य क्या है इसका, प्रवासी पक्षी का संरक्षण करना ही इस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमने देखिए विश्व शतरंज चैंपियनशिप अंडर 20 ये हुआ था इटली में, और विजेता हुए रौनक साधवानी, जो भारतीय है, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। फिर हमने देखे अंतिम में भारत फ्रांस समझौता, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एवं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा ये समझौता हुआ। और समझौता किससे संबंधित है, वो संबंधित है डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता की। डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे, आप मेरा और मैं आपका सहयोग करूँगा। इस प्रकार से दोनों देशों के मध्य, ठीक है, क्या हुआ, समझौता हुआ। चलिए, तो इस प्रकार की बातें थी आज की क्लास में, और आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर आप लोगों से विदा चाहते हैं। और नेक्स्ट क्लास में 17 हो गया, 18वें क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, और देखेंगे 15 अक्टूबर से संबंधित करेंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से संबंधित 15 अक्टूबर का करेंट अफेयर। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।
हे गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग।